हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो आज हम लोग एडवांस टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? देखो एडवांस टैक्स मींस टैक्स इन एडवांस। तो एडवांस में जो आप टैक्स दोगे दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। देखो नॉर्मल तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल प्रोविज़न तो ये होता है भैया इस साल की इनकम पे टैक्स आपको अगले साल देना है। तो हम लोग टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ते हैं ये सब बातें। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, टैक्स में दो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होते हैं, एक RPY होता है, दूसरा RAY होता है। RPY मीन्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, RAY मीन्स रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जैसे हम लोगों के सिलेबस में असेसमेंट ईयर क्या चलेगा 2020-21 एंड RPY क्या चलेगा दैट इज 2019 एंड 20। इट मीन्स नॉर्मल प्रोविजन तो क्या है कि 2019-20 की इनकम पे टैक्स कब देना है, 2021 में देना है। बट एडवांस टैक्स क्या कह रहा है, कहता है देखो RPY 2019-20 की इनकम पे टैक्स आपको 1920 में ही देना है, हम लोग 2021 का वेट नहीं करेंगे, राइट। तो अब एक बात सोचो, 1920 में जो इनकम होने वाली है मुझे एडवांस में कैसे पता लगेगी? क्या हम एक्चुअल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो एडवांस टैक्स है ना, ये एक्चुअल इनकम पे नहीं, एस्टिमेटेड इनकम पे जाता है। तो दिस इज अ टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम, नॉट एक्चुअल इनकम। तो हम लोग क्या करते हैं, साल के शुरू में ही ना अपनी इनकम का एस्टिमेशन करते हैं, एक्चुअल इनकम नहीं निकाल रहे हैं। क्या एस्टिमेशन कर रहे हैं कि भाई इस पूरे साल में हमारी कितनी इनकम होने वाली है, राइट। और जितनी भी इनकम होने वाली है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो आपने एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लिया तो एस्टिमेटेड टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा आता है तो सेक्शन 208 कहता है आपको एडवांस टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है जी, एडवांस टैक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक है जी। चलो देखो एडवांस टैक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो एडवांस टैक्स का मतलब ही क्या है, एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स इन एडवांस। एडवांस में जो आप टैक्स दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। सेक्शन 208 क्या कह रहा है, देखो आपसे सेक्शन 208 कहता है अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ETL मीन्स एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितना है, इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 रुपये है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब ऑप्शन है ऑब्लिगेशन है? भैया ऑब्लिगेशन है, देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो मीन्स अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 है तो यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। और देखो एडवांस टैक्स देना कैसे है, क्या सारा का सारा एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दूं? नहीं, इट विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट्स में देना है? 4 इंस्टॉलमेंट्स में। अब वो जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं कितने कितने परसेंट की कब कब जाएगी, किस किस डेट तक जाएगी, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 211। तो इट मीन सेक्शन 208 तो क्या बता रहा है आपको कि एडवांस टैक्स देना कब है, और 211 क्या बता रहा है आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है और कितने कितने परसेंट देना है, ये बता रहा है, ठीक है जी। चलो तो देखो ये जो एडवांस टैक्स है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, N.A. मतलब नॉट एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन। अब ये सीनियर सिटीजन कौन होता है भाई? जिनकी एज इक्वल टू एंड मोर देन 60 ईयर्स है ना, वो क्या होता है, सीनियर सिटीजन होता है। समझ गए? चलो तो एक तो आप सीनियर सिटीजन है और दूसरा आपकी PGBP की इनकम नहीं है, नॉट हैविंग एनी PGBP इनकम, तो आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात? चलो, और सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, SSC अवेलिंग ऑप्शंस फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। SSC अवेलिंग ऑप्शंस फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। तो हम लोग पढ़ते हैं PGBP वाले चैप्टर में हम लोग ये बातें पढ़ेंगे कि भाई आप जो इनकम कैलकुलेट करते हो बिजनेस या प्रोफेशन की, वो 2 तरह से कैलकुलेट होती हैं, एक एक्चुअल बेसिस पे और दूसरा डीम्ड बेसिस पे। डीम्ड बेसिस क्या होता है, मतलब प्रिजम्पटिव बेसिस या डीम्ड बेसिस एक ही मतलब है। तो प्रिजम्पटिव बेसिस या डीम्ड बेसिस क्या होता है कि हम आपकी इतनी इनकम मान लेंगे, है ना। उस पर मतलब क्या होता है, उसमें क्राइटेरिया होता था, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें देखो उसमें 4 सेक्शन तो है नॉन रेजिडेंट्स के लिए इनकम PGBP वाले चैप्टर में, और 4 सेक्शन है देखो नॉन रेजिडेंट्स के लिए और 3 सेक्शन है रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है ना, प्रिजम्पटिव इनकम के। तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं PGBP वाले चैप्टर में, हम आपकी इतनी इनकम मान लेंगे, एक्चुअल इनकम से मतलब नहीं है। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट योर एक्चुअल इनकम,
यू नीड नॉट टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम आपकी इतनी इनकम मान लेंगे, उस पर आप टैक्स दे देना बस, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव इनकम्स, पीजीबीपी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें वैसे तो जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 3 सेक्शन है, बट उन 3 सेक्शन में से, और 3 सेक्शन में बता देता हूँ चलो कौन कौन से हैं वो 3 सेक्शन है जी, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE, ये 3 सेक्शन होते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए होता है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है जिनकी ग्रोस रिसीट्स 50 लाख से कम है ना। और भाई ये जो 44 AE ना, ये ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, वहां पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टर हैं आप और आपके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेजेस नहीं हैं, है ना, नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस, तो आपके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेजेस नहीं है। ये 3 सेक्शन थे रेजिडेंट्स के लिए प्रिजम्पटिव इनकम के, तो इसमें से ये सेक्शन छोड़ दो, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, देखो सेक्शन 44 AD1 और 44 ADA1 अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो 44 AD किसके लिए है, जिनका रिटेल बिजनेस की इनकम है प्लस टर्नओवर जो है आपका, टर्नओवर मीन सेल्स पूरे साल का इक्वल टू एंड लेस देन 2 करोड़ है, तो आप चाहें तो 44 AD ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो ये दोनों सेक्शन जो होते हैं ना, 44 AD एंड ADA, ये ऑप्शनल प्रोविजंस हैं, आप चाहे तो इस बेसिस पे टैक्स दे देना और चाहो तो एक्चुअल बेसिस पे, है ना। तो 44 AD सेक्शन किसके लिए होता है, जिनका रिटेल बिजनेस है प्लस टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। तो हम उनकी कितनी इनकम एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे, 8% या 6%। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट लेते हो तो 6%, और अगर अदर देन डिजिटल पेमेंट लेते हो तो 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। ऐसे ही प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, आप प्रोफेशनल हैं प्लस आपका जो ग्रोस रिसीट्स है 50 लाख या उससे कम है, तो हम आपका 50% डीम्ड इनकम मान लेंगे, उस पर टैक्स ले लेंगे आपसे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये आपको, कि अगर आपने 44 AD1 अवेल किया या फिर 44 ADA1 अवेल किया, तो आपको जो एडवांस टैक्स देना है ना भाई, वो 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं देना है। वैसे तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, बट ये लोग अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा का सारा एडवांस टैक्स दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स दे सकते हैं ये लोग, कब, 15 मार्च ऑफ RPY तक। तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक इंस्टॉलमेंट से काम हो जाएगा, राइट। तो देखो मैंने यहाँ बेसिक चीज़ें बताई हैं एडवांस टैक्स से रिलेटेड आपको, कि भैया नॉर्मल प्रोविज़न तो क्या है, देखो ये RPY आपका 1920, ये आपका असेसमेंट ईयर है 2021। RPY 1920 है, असेसमेंट ईयर 2021 है। तो देखो RPY जो है 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को। एंड असेसमेंट ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020 को, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। तो बेसिक प्रोविज़न क्या चलता है, नॉर्मल प्रोविज़न क्या चलता है, कि भाई 1920 की जो आप इनकम कैलकुलेट करोगे, इस पे टैक्स कब देना है आपको, 2021 में देना है। ऐसे ही इस साल की इनकम की रिटर्न, किस साल की, 1920 की इनकम की रिटर्न आप कब फाइल करोगे, 20-21 में। तो टैक्स भी कब देना है, 2021 में। रिटर्न भी कब फाइल करनी है, 2021 में। ये तो नॉर्मल प्रोविज़न है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस में 2019-20 की इनकम पे टैक्स आपको 1920 में देना पड़ेगा, राइट। चलो, तो ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक तो थ्योरी के एक्सेप्शंस होते हैं जो बुक के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको दिए हुए हैं बेसिक्स में, और दूसरा सेक्शन 208 जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सेक्शन 208 क्या कहता है, भैया अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 रुपये है, तो यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। इतनी सी बात बोल रहा है सेक्शन 208। और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है वो आपको बताया ही है मैंने अभी ऊपर, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। कौन कहता है, सेक्शन 211। चलो, तो अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, उसी से सारी बात समझ में आ जाएगी आप। तो मान लो जी ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मान लो ये मिस्टर एक्स हैं, और आज 1 अप्रैल 2019 है, हम ये मान लेते हैं। आज डेट क्या है हमारी, ये डेट नहीं भूलना आज की भाई, आज की डेट क्या है, आज मान लो 1 अप्रैल 2019 है। तो हम मिस्टर एक्स से क्या पूछ रहे हैं कि बताओ भाई आपकी इनकम कितनी होने वाली है इस पूरे साल में, कब तक, 31 मार्च 2020 तक आपकी इनकम कहाँ से कितनी होगी, ये बता दो। चलो ठीक है, तो ये एस्टिमेशन चल रहा है ना, 1 अप्रैल को पूछ रहे हैं क्या कि भैया 31 मार्च तक कितनी इनकम होगी। तो सबसे पहले हमने इससे पूछा मिस्टर एक्स से, बताओ भाई
कहीं जॉब वॉब करते हो क्या? जॉब करते हैं? कहते हैं जी हाँ सर जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? कहते हैं 20,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कितना हो गया? 2,40,000 रुपये। राइट। अगर आपको कुछ अलाउंसेस परक्विजिट्स भी मिलते हैं वो सब भी बताओगे, वो सब भी मैं यहाँ एड ऑन करता रहूँगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ इसको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है जी। और देखो आज की डेट में बेसिक सैलरी से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना? कितने की? 50,000 की। तो भैया सैलरी की इनकम तो कितनी आ गई फिर? 1,90,000। ठीक है। चलो फिर हमने इनसे पूछा भैया हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम? ये कहता है हाँ सर एक छोटा सा मकान है और वो मकान हमने किराए पे दे रखा है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपको किराए की इनकम भी आ रही है। कितना किराया लेते हो आप? कहते हैं सर 50,000 रुपये महीना तो किराया आ ही जाता है। तो 50,000 रुपये महीना इनकम है कि किराया बताया उसने? किराया बताया ये आपको। तो देखो जी जीएवी निकाल दिया हमने, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो जीएवी कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू 12 मंथ्स का कितना हो गया? 6 लाख रुपये। फिर आप पढ़ोगे हाउस प्रॉपर्टी में आपको फिर से एक फिक्स डिडक्शन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टेचुटरी डिडक्शन मिलती है। ठीक है। अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में थी? 24 क्लोज ए में कितनी? 30% की फिक्स डिडक्शन मिल जाती है आपको। तो भैया 30% की फिक्स डिडक्शन दे दो, कितना बनेगा? 1,80,000। बैलेंस कितना बनेगा? 4,20,000। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो गया एस्टिमेशन जी 4,20,000 रुपये। फिर हमने पूछा इनसे कि भैया कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो आपकी बता दो। तो मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ सर एक छोटी सी कंपनी है, कंपनी बना रखी है मैंने। तो मैंने कहा अच्छा भाई कंपनी भी बना रखी है और जॉब भी करते हो, डबल डबल काम। कहता है हाँ क्या दिक्कत है, आज की डेट में वन सोर्स से तो काम चलता ही नहीं भाई, सिंगल सोर्स से तो मल्टीपल सोर्सेज तो रखने पड़ेंगे आज की डेट में। होता भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बिजनेस की भी इनकम हो और सैलरी की भी इनकम हो, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने इनसे पूछा अच्छा पीजीबीपी भी है इसका मतलब तो भाई आपका। और देखो बिजनेस में तो ना बजट बना के चलते हो कि इस साल का बजट कितना है, कि इस साल बजटेड प्रॉफिट कितना है। तो बजटेड प्रॉफिट कितना है जी इस साल का? मान लो इन्होंने बताया बजट है जी इस बार का 10 लाख का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है जी ये भी। तो बिजनेस की इनकम 10 लाख हो गया बजटेड प्रॉफिट ये भी। फोर्थ हेड पे है। अब हम इनसे क्या पूछ रहे हैं? फोर्थ हेड क्या होता है भाई? कैपिटल गेन। तो पूछ रहे हैं यार बता दो कैपिटल गेन की भी कोई इनकम होगी क्या इस साल आपको? बताओ ये क्या कहेंगे? कैपिटल गेन कौन सी इनकम होती है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो मान लो इनके पास ना रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ भैया रिलायंस कंपनी के शेयर्स इस बार बेचोगे क्या? ये क्या कहेगा कि भाई बेच भी सकता हूँ, नहीं भी। ठीक है। और मैं इनसे कह रहा हूँ नहीं यार पक्का बताओ। कहता है चलो अच्छा बेच देंगे, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बेच देंगे। तो फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई प्रॉफिट कितना होगा बताओ? हो सकता है एस्टिमेशन कुछ कैपिटल गेन में? नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर्स के रेट तो यार हर रोज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये बेचारा ऐसे कैसे बता देगा एडवांस में कितना प्रॉफिट होगा? तो चलो ये तो शेयर्स की बात है। अगर मैं मकान की बात करूँ, इसके पास मकान है तो हम इनसे पूछ रहे हैं मकान बेचोगे क्या इस साल? ये क्या कहेगा? बेच भी सकता हूँ, नहीं भी। और मैं पूछ रहा हूँ चलो अच्छा बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग? नहीं। तो इट मीन्स कैपिटल गेन अनसर्टेन नेचर का है, इसको हम एस्टिमेशन में काउंट नहीं करते। डैश कर दिया मैंने। तो देखो कैपिटल गेन को एस्टिमेशन में काउंट नहीं करते, हाँ एक्चुअल बेसिस में तो काउंट करेंगे इसको। इट मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडवांस टैक्स ना 4 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है। तो मान लो पहली इंस्टॉलमेंट तक तो कैपिटल गेन हुआ नहीं, तो पहली इंस्टॉलमेंट में जब आप एडवांस टैक्स जमा कराओगे तो कैपिटल गेन का एडवांस टैक्स मत जमा कराना। बट दूसरी इंस्टॉलमेंट से पहले कैपिटल गेन हो गया, तो भाई अब तो पता लग गया ना आपको कि कैपिटल गेन हो भी गया और कितने का हुआ ये भी पता लग गया। तो जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी ना एडवांस टैक्स की, उसमें कैपिटल गेन पे भी जाएगा एडवांस टैक्स। अब बात समझ गए ना? ठीक है। फोर्थ हेड पे आ जाओ, फिफ्थ हेड पे। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ बता दो यार अदर सोर्सेज की कोई इनकम आपकी हो। तो देखो अदर सोर्सेज में भी इनकम दो तरह की है, एक सर्टेन नेचर की है भाई और एक अनसर्टेन नेचर की है। सर्टेन नेचर का मतलब जो फिक्स्ड है, लाइक बैंक में ना आपने एफडी करा रखी है, उस पर हर साल ब्याज मिलता है, तो भैया इस साल भी मिलेगा तो फिक्स्ड है।
कितना ब्याज मिलता है? कहते हैं सर 50,000 रुपये तो ब्याज आता ही है वहाँ से। कोई बात नहीं जी, तो 50,000 रुपये तो सर्टेन इनकम है, तो इसको तो एस्टिमेशन में काउंट कर ही सकते हैं। और अनसर्टेन में लाइक अगर मैं कैजुअल इनकम की बात करूँ, कैजुअल इनकम समझ गए ना आप, लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, हॉर्स रेस, ये वाली जो इनकम्स है। तो अब अगर मैं इनसे पूछूं 1 अप्रैल को, आज 1 अप्रैल है, याद है ना, ठीक है, तो 1 अप्रैल को पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ कि भैया लॉटरी निकलेगी क्या इस साल, और निकलेगी तो कितने की निकलेगी, क्या हो सकता है एस्टिमेशन? नहीं। तो इस कैजुअल इनकम को भी एस्टिमेशन में काउंट नहीं करना है। बट जब ये कैजुअल इनकम हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वाली जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट थी, तो उस इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स कैजुअल इनकम वाला भी जाएगा। तो सिंपल सी बात है, चाहे तो कैपिटल गेन की इनकम हो, चाहे कैजुअल इनकम हो, ठीक है। तो जो इनकम अनसर्टेन नेचर की है ना, तब जब तक उनके बारे में पता नहीं चलेगा इनकम हुई या नहीं हुई, कितने की है, तब तक तो एडवांस टैक्स नहीं देना है। बट जिस डेट को ये इनकम्स हो जाएं, तो उसके बाद वाली जो डेट आएगी ना एडवांस टैक्स की, तो उस डेट का जब आप एडवांस टैक्स दोगे तो इन अनसर्टेन इनकम पे भी टैक्स जाएगा फिर तो मतलब इनकम दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। जब ये अनसर्टेन इनकम हो जाएंगी तो इनकम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे हम एक बार और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। तो जब इनकम चेंज होगी टैक्स भी चेंज होगा, ठीक है। चलो जी, तो ये सारी इनकम अगर मैं जोड़ दूँ, है ना, तो कौन कौन सी इनकम हुई भाई, जरा देख लो एक बार। सैलरी की इनकम तो है जी 190, प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जी 420, प्लस पीजीबीपी की इनकम है 10 लाख, प्लस 50,000 रुपये हो गई अदर सोर्सेज की इनकम, कितना हो गया 16,60,000 रुपये हो गया जी ये टोटल। ये 16,60,000 क्या आ गया भाई आपका, ये आ गया EGTI, एस्टिमेटेड ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है, ठीक है जी। तो एक तरह से आपका एस्टिमेटेड ग्रोस टोटल इनकम आ गया ना, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ये लो EGTI। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आप माइनस करते थे, हम लोग क्या माइनस करते थे याद होगा आपको, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक की, ठीक है ना, जिसको हम लोग चैप्टर 6A की डिडक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो भाई डिडक्शन तो कोई बन नहीं रही है इस केस में, इट मीन्स ये कितना आ गया 16,60,000। ये क्या आ गया आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं ETI, राइट। 16,60,000 आ गया। अब देखो जब आपने इनकम का एस्टिमेशन कर लिया तो इस पर टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एस्टिमेटेड टैक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लो जी एस्टिमेटेड टैक्स भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ से अब हमारा क्या पॉइंट शुरू हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लो जी टैक्स एट स्पेशल रेट, बताओ पहले तो कुछ है तो है कुछ टैक्स एट स्पेशल रेट, बताओ इस इनकम में कोई इनकम स्पेशल है क्या। तो आपको याद होगा इस इनकम को हम दो पार्ट में बाइफरकेट करते थे, एक स्पेशल इनकम होती थी और दूसरा नॉर्मल इनकम होती थी, ठीक है। स्पेशल इनकम पे टैक्स स्पेशल रेट से लगाते थे, नॉर्मल इनकम पे टैक्स नॉर्मल रेट से लगाते थे। और स्पेशल इनकम में सिर्फ 4 इनकम आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद है कुछ ऐसा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था। 4 इनकम में सबसे पहली इनकम कौन सी थी बताओ, कैजुअल इनकम, अभी है क्या, नहीं है। नंबर 2 क्या होती थी, STCG सेक्शन 111A वाला, है क्या, नहीं है। नंबर 3 क्या होता था, LTCG। नंबर 4 क्या होता था, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो, है ना। तो यहाँ तो चारों में से कोई भी इनकम नहीं है, चेक करो ऊपर, कोई भी नहीं है। एक सैलरी की इनकम थी आपकी ये 190, तो ये तो नॉर्मल है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये भी नॉर्मल है, PGBP की इनकम ये भी नॉर्मल है, कैपिटल गेन हमने लिया ही नहीं, अदर सोर्सेज में सर्टेन है ये भी नॉर्मल है, तो सब कुछ नॉर्मल इनकम ही है जी। तो ये सारा ही इनकम नॉर्मल है जी इस बार तो 16,60,000। अब इस पर टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे, तो देखो सीनियर सिटीजन तो ये है नहीं, तो स्लैब कौन सा चलेगा, और स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख तक नील होता है, और नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक, मीन्स 2.5 लाख का 5% 12,501 हो गया,
ठीक है, तो टैक्स एट निल पहले मैं लिख ही देता हूँ, ये लो, टैक्स एट स्पेशल रेट तो कितना हो गया, निल। टैक्स एट नॉर्मल रेट की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो भाई पहले 2.5 लाख तो निल हो गया, दूसरे 2.5 लाख पे 12,500 रुपये टैक्स बनेगा, 5 लाख तक हो गया, 5 लाख से 10 लाख तक मीन्स 5 लाख का 20% टैक्स कितना बनेगा, 1 लाख हो गया। और भाई 10 लाख से जितना भी ज़्यादा हो उस पर टैक्स 30% लगता है। तो ये तो इनकम कितनी है आपकी, 16,60,000, तो 6,60,000 का 30% टैक्स और निकाल लो, 6,60,000 का 30% टैक्स निकालोगे तो 1,98,000 आ जाएगा। तो कितना नॉर्मल टैक्स आया भाई, 198 एक, और 1,12,500 एक, ये आता है जी 3,10,500 रुपये। समझते हैं बात मेरी। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3,10,500। ये क्या आ गया आपका टोटल टैक्स, दिस इज कॉल्ड टोटल टैक्स, 3,10,500। अब इसमें से मैं क्या करूं, माइनस कर दो। क्या माइनस करते हो भाई, रिबेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 87A में। बताओ दूं क्या, नहीं, क्योंकि इनकम 5 लाख से तो ज़्यादा है। रिबेट कब मिलता है, जब इनकम, और इनकम भी कौन सी इनकम, TI है ना, 5 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, और 5 लाख से कम है तो मिल सकता है। तो यहाँ तो इनकम ज़्यादा है इसलिए रिबेट तो नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 3,10,500 आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, याद होगा आपको, सरचार्ज ऐड करते थे इसमें। क्या ऐड करते थे हम इसमें, सरचार्ज। लगेगा क्या, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई इनकम 50 लाख से तो कम है। सरचार्ज कब लगता है इंडिविजुअल पे, जब आपका TI लेस देन 50 लाख हो, नहीं मोर देन 50 लाख, तब लगेगा सरचार्ज। इक्वल टू एंड लेस देन है तो नो सरचार्ज। तो यहाँ आपका TI कितना है, देखो यहाँ आपका TI है भाई 16,60,000 विच इज़ लेस देन 50 लाख, इट मीन्स नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल, राइट। सरचार्ज नहीं मिलेगा, लगेगा, इट मीन्स टैक्स कितना बन गया, 3,10,000 रुपये, दिस इज टैक्स प्लस सरचार्ज। अब इसमें क्या ऐड करोगे आप, सेस, कौन सा सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% से, राइट। तो भाई 3,10,000 का 4% निकाल लो, ये आएगा जी 12,400 रुपये, 12,400। ये कितना हो जाएगा टोटल, 401 हो गया जी, 2 1 हो गया, 1 और 1 2, 3, 3,22,400 हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करते थे आप, माइनस करते थे क्या, TDS अगर है तो, बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 16 या 16A। यहाँ TDS वाला मैंने कोई इनकम ली नहीं आपकी, तो भाई 322,400 आ गया। ठीक है, और एडवांस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी स्टेज पे देखते हैं। ठीक, तो ये क्योंकि इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 है कि नहीं है, बिल्कुल है। इट मीन्स यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन की है ना भाई मैंने सारी की सारी, इनकम की, टैक्स की, ये सब टैक्स की कैलकुलेशन सेक्शन 209 में दी हुई है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सेक्शन 208 तो क्या कहता है, अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 है तो यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। और ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 209। और जो एडवांस टैक्स देना है वो 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, किस किस डेट तक कितना कितना, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 211। चलो ठीक है, तो यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स कितने इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट्स किस किस डेट तक कितनी कितनी जाएंगी, कितने कितने % जाएगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 211 में, है ना। तो क्या कहता है सेक्शन 211, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कहता है जी देखो 15 जून तक, किसका 15 जून, RPY का, इस डेट तक 15% टैक्स चला जाना चाहिए, है ना। किसका 15%, ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट कहते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जी 15 सितंबर, किसका, RPY का, कितना चला जाना चाहिए, 45% चला जाना चाहिए, किसका, टैक्स लायबिलिटी का। थर्ड 15 दिसंबर, किसका, RPY का, 75% चला जाना चाहिए, किसका,
टैक्स लायबिलिटी का। और भाई फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, 15 मार्च किसका, RPY का 100% चला जाना चाहिए, किसका, टैक्स लायबिलिटी। तो देखो RPY क्या है हम लोगों का 1920 है ना, तो 15 जून किसका, 19 का, ये भी किसका 19 का, ये भी किसका 19 का, ये किसका 20 का। समझ गए ना बात। चलो ठीक है, अब क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया ही था आपका 322,400, तो भाई 15% चला जाना चाहिए किसका, 3,22,400 का। यहाँ तक अगेन किसका, 322,400 का, क्योंकि इन दोनों डेट के बीच में इनकम में कोई चेंज तो आया नहीं, अगर आता तो वो और कंसीडर कर लेते हम लोग। ठीक है, इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई इनकम में चेंज आता फिर से कंसीडर करते, इसमें आता फिर से कंसीडर करते, तो बट इनकम में तो कोई चेंज है नहीं, मैंने लिया ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे इनकम में चेंजेस। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 322,400 का ही कैलकुलेट होगा, ये भी 322,400 का कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं कैलकुलेट। अब देखो 15% किसका, 322,400 का कितना बनता है भाई, 322,400 का अगर मैं 15% कैलकुलेट करूं भाई तो आता है 48,360, 48,360। ठीक है, ऐसे अगर मैं 322,400 का 45% कैलकुलेट करूं तो ये आता है जी 1,45,080। ऐसे ही अगर 322,400 का मैं 75% कैलकुलेट करूं तो भाई आता है 241,800। और ऐसे ही कि मैं 100% कैलकुलेट कर दूं 322,400 का तो 100% तो यही आएगा। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भैया 15 जून तक 48,360 जमा हो जाना चाहिए। फिर 15 जून को भी जमा करा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 जून को जमा कराओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 16 जून को जमा कराओगे ना, अगर एक दिन लेट करोगे तो भैया 1 महीने का ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ना आपके ऊपर वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से चार्ज होगा। तो 14 को जमा कराओगे नो इंटरेस्ट, 15 को जमा कराओगे नो इंटरेस्ट, बट 16 को कराया तो भैया 1 महीने का ब्याज 1% के हिसाब से। यही अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह से 15 सितंबर तक कितना चला जाना चाहिए एडवांस टैक्स, 145,080 है ना। और अगर आप 48,360 दे चुके थे तो माइनस कर लेना, बैलेंस जमा करा देना। तो ये तो टोटल दिया हुआ है मैंने, क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिया हुआ है आपको। तो इस 145,080 में ये वाले 48,360 भी हैं। तो अगर ऊपर दे चुके थे आप ये तो इसमें से माइनस कर लेना, और अगर ये नहीं दिया था तो भैया 145,080 इस डेट तक चला जाना चाहिए इन टोटल। इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए, कितना, 241,800 इन टोटल। और अगर आप ऑलरेडी 145,080 दे चुके थे तो ये माइनस कर लेना अपना। ठीक है, यहाँ तक बात। इसी तरह से 15 मार्च तक कितना चला जाना चाहिए भाई, 100% जमा हो जाना चाहिए, 3,22,400 का 3,22,400 पूरा का पूरा। और अब एक बात सोचो, हमने जो यहाँ इनकम ली थी जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया था वो कब तक की है इनकम, 31 मार्च 2020 तक की। बात समझ में आ रही है कुछ। तो सरप्राइजिंग चीज़ क्या हुआ, देखो इनकम है 31 मार्च 2020 तक की, इस पर टैक्स भी कैलकुलेट किया 31 मार्च 2020 तक का, और जमा कब तक करा दिया टैक्स, पूरा का पूरा 15 मार्च 2020 तक, मतलब 16 दिन एडवांस में ही जमा करा दिया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एडवांस टैक्स। बात समझे क्या मेरे, कि भैया एडवांस में ही जमा हो रहा है टैक्स तो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो भैया इतना इतना इस डेट तक चला जाना चाहिए था, 48,360 15 जून तक है ना, और 15 सितंबर तक 145,080, 15 दिसंबर तक 241,800 और 15 मार्च तक 322,400 पूरा का पूरा। तो ये तो एक तरह से क्या था, पेबल अमाउंट था, इतना इतना आपको देना था। अब उसमें से माइनस कर लो कि आपने पे किया कितना अभी तक। तो मान लेता हूँ जो मिस्टर एक्स है ना भाई, इनको एडवांस टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इन्हें किसी ने बताया नहीं था एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है। इन्हें तो एक ही चीज़ सीखी थी, इस साल की इनकम पे टैक्स अगले साल देना है जी। ठीक है, चलो तो इन्होंने एडवांस टैक्स दिया ही, कितना दिया, निल निल निल, है ना, निल, कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया जी इन्होंने। चलो जी पेड माइनस कर दिया,
तो बैलेंस जो बचेगा वो क्या आ जाएगी, शॉर्टफॉल आ जाएगी। तो इतनी इतनी शॉर्टफॉल का मतलब इतना इतना पैसा आपने कम जमा कराया एडवांस टैक्स का, ठीक है। तो कितने शॉर्टफॉल आ गई, हमारी शॉर्टफॉल तो भैया सेम ही आ गई क्योंकि एडवांस टैक्स तो इन्होंने दिया नहीं। 48,360, 1,45,080, ठीक है। और जी 241,800 और जी 322,400, ठीक है। इतना इतना शॉर्टफॉल आ गया आपका, ठीक है जी। तो ये शॉर्टफॉल आ गई हमारी, है ना। ये जो शॉर्टफॉल आई, एक तरह से हमें इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ना इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये जो राउंड ऑफ करना होता है ना हमें यहाँ, ये राउंड ऑफ करना होता है भाई इन मल्टीपल्स ऑफ 100। और इन मल्टीपल्स ऑफ 100 का मतलब यहाँ क्या है, देखो, एनी फ्रैक्शन ऑफ 100, एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 टू बी इग्नोर्ड। बात समझ रहे हो, मतलब राउंड ऑफ 100 के मल्टीपल्स में करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि 50 रुपये या उससे ज़्यादा है तो 100 रुपये बना देना, 50 रुपये से कम है तो छोड़ देना। तो यहाँ क्या मतलब है, पार्ट ऑफ 100 को छोड़ ही देना है, चाहे वो 90 हो चाहे वो 40 हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड, तो जैसे ये 48,360 है, मैं इसको कितना लिखूँ, देखो 48,300, चाहे पड़ी ये 60 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा है बट इसको काउंट नहीं करना है। ऐसे ही 1,45,080 है तो कितना लिखूँ इसको, 1,45,000। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल कितने की है भाई, 241,800 की है, तो ये तो ऑलरेडी इन मल्टीपल्स ऑफ 100 है। नेक्स्ट 322,400 है, ये लो जी 322,400 हो गया, डन। अब इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो 48,300 पे हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ 1% कैलकुलेट करेंगे, और वो भी 3 मंथ्स का। और देखो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मत करना, क्योंकि ये जो 1% है ना ये ऑलरेडी पर मंथ है, ठीक है, पर एनम नहीं है। अगर पर एनम होता तो डिवाइडेड बाय 12 करते आप, बट यहाँ पर एनम है ही नहीं, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ 3 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 12 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। अगेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अगर आऊँ तो 1% कैलकुलेट करेंगे आप, कितने महीने का, 3 महीने का। 1% कैलकुलेट करेंगे फिर से 3 महीने का, और लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है ना भाई, उस पर कैलकुलेशन होती है 1% फॉर 1 मंथ ओनली। अब ये 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 1 मंथ मैंने कैलकुलेशन कैसे की, ये जो 3 मंथ्स है ना भाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ 48,300 रुपये आपको दे देने थे 15 जून तक, आपने नहीं दिए। अगर 16 जून को दोगे तो 1 महीने का ब्याज लगेगा। अब क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं 16 जून को दिया, तब तो मैं क्या मान के चलूंगा, भैया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही दिया होगा इसने जो भी दिया होगा, बीच में तो दिया ही नहीं इसने। अगर बीच में दिया होगा तो उस टाइम तक का देखेंगे हम लोग। तो मीन 16 जून को अगर जमा कराता है तो 1 महीना हो जाएगा, यहाँ 3 मंथ्स नहीं, फिर कितना हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जो भी पेमेंट करेगा वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है, ये मतलब है जी लो। तो यहाँ कितने की कैलकुलेशन होगी, हमेशा 3 मंथ्स की। तो ये 3 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स 15 जून से 15 सितंबर तक के 3 मंथ्स हो गई है ना। फिर ये वाले 3 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक के हैं भाई, ये वाले 3 मंथ्स यहाँ से यहाँ तक के हैं। तो 15 सितंबर से कब तक के हो गई हैं, 15 दिसंबर तक के हो गए। अब ये जो 3 मंथ्स हैं यहाँ से कहाँ तक के हैं, यहाँ तक के हैं, मीन्स ये 3 मंथ्स कौन से हुए, 15 मार्च तक के हो गए। और लास्ट वाला जो 1 मंथ है ना भाई, ये यहाँ से कहाँ तक है, ये है 31 मार्च तक का। तो भाई 15 मार्च से 31 मार्च तक 16 दिन बनते हैं ना एक तरह से, तो 16 दिन मतलब 1 मंथ, क्योंकि डेज को कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से चार्ज होगा। तो कर देता हूँ जी लो कैलकुलेशन एक बार, कितनी कितनी बन रही है देखो। तो पहले वाला 48,300 पे आप 1% चार्ज करोगे 3 मंथ्स का, तो कितना इंटरेस्ट बन रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 483 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगा 1449 रुपये। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हो जाएगा जी 1% कैलकुलेट करना है तो 1450 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4350 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, 241,800 है ना, तो 241,800
2418 इंटू 3, ये आएगा जी आपका 7254। और लास्ट वन क्या बनेगा, 3,22,400 का 1% निकालोगे तो 3224 हो गया, 3224 इंटू 1, यही आ जाएगा 3,224 रुपये। तो ये इंटरेस्ट बनता है जी। टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो इंटरेस्ट को। 1449 एक है, प्लस 4350 एक है, प्लस 7254 एक है, प्लस 3224 एक है, ये हो गया 16,277 रुपये, 16,277। ये इंटरेस्ट आया जी टोटल किस सेक्शन का, इसको बोलते हैं 234C का इंटरेस्ट। तो 234C क्या करा है कि भाई जब भी इंस्टॉलमेंट को डेफर करोगे या लेट जमा कराओगे या कम जमा कराओगे तो आपको 1% ब्याज देना पड़ेगा। वो भी 234C में कितना, 1%, 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और 1% कैसे चलता है भाई, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब समझ गए ना, मीन्स पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1 मंथ ही काउंट करेंगे, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है यहाँ तक बात मेरी, ठीक। और ये जो 234C का इंटरेस्ट है किस डेट तक चार्ज किया हमने, 31 मार्च तक चार्ज किया, किसके, RPY के। और अगर इस डेट तक भी आप एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते तो इसके नेक्स्ट डे से मतलब 1 अप्रैल किसका, RAY का 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो जाएगा 234B, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अभी तो हमने 234C की बात की है यहाँ, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने एडवांस टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो एडवांस टैक्स आज की डेट में 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कराना पड़ता है सिर्फ, और एस्टिमेटेड इनकम पे लगता है, एक्चुअल इनकम पे नहीं लगता। और देखो जो इनकम अनसर्टेन नेचर की है उनको कंसीडर नहीं करना है, जब तक वो इनकम नहीं हो जाती तब तक कंसीडर नहीं करना है, और जब इनकम हो जाएंगी तब कंसीडर करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्लास में ना एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग अनसर्टेन इनकम को भी काउंट करेंगे। तो जब जब आपकी इनकम अनसर्टेन इनकम वाली भी होगी, आपकी इनकम में कोई चेंजेस आएंगे तो आपको इनकम दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जब इनकम दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जब टैक्स में डिफरेंस आएगा तो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स का, जिसमें कैपिटल गेन भी ले लेंगे, कैजुअल इनकम भी ले लेंगे, वो सब काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए देखो हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।